नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर। तो आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का जो टॉप एकदम क्वेश्चन होता है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, एकदम इंपॉर्टेंट वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपको जीके जीएस के सीरीज में कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये सीरीज किनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये स्पेशल अगर बात कर लेंगे तो बीपीएससी जो टीआरई वाले हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। रीजन बताते हैं कि अगर 9, 10 या 11, 12 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका 8 अंक ज्योग्राफी से और 8 अंक जो है वो आपका हिस्ट्री से होगा और उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे करा दिए जाएंगे। उससे से संबंधित जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको भी हम लोग कवर कराने का प्रयास करेंगे। साथ साथ अगर कोई पीआरटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी वाले के लिए हिस्ट्री आपका 17 नंबर और ज्योग्राफी जो होता है वो लगभग 23 नंबर जो है वो आपका कवर करेगा। तो चलिए अब हम लोग सीधा जो है वो क्वेश्चन के ऊपर में बढ़ते हैं। तो हम लोग देखे थे पिछले दिन इस सीरीज में 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, तो आज 21 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। और इसके बाद जो अभी फिलहाल जो बैच चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू है आपका हिस्ट्री का खंड, तो उससे हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी आज ही की क्लास में देखेंगे। तो पहले ये जो हम आपके लिए हमेशा जो सीरीज लेकर के आते हैं उसमें का 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 क्वेश्चन जो लगभग जो होगा वो आपको टॉपिक वाइज भी कराएंगे ताकि एक अंदाजा होगा कि कितने प्रश्न आप बना पा रहे हैं और आपकी तैयारी किस तरह से है, क्या थ्योरी वाले पार्ट्स पे क्लियर है या नहीं है, और पढ़ना पड़ेगा या उसी से हो जाएगा, कुछ तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए ये 21 नंबर प्रश्न तक शायद हम आपको करा दिए थे कि जादूगोड़ा के बारे में है ना। जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम, और ये झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। और ये भी बताए थे कि ये सबसे घटिया किस्म का जो है वो आपका यूरेनियम है ना। अच्छे किस्म का यूरेनियम की बातें बताए थे, यूरेनियम 235 जो कनाडा में। तो आज का प्रश्न जो है वो आपका 21 नंबर प्रश्नों से शुरुआत होगा। फटाफट से बताएंगे कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें वर्ल्ड का भी सेक्शन है और वर्ल्ड में जब आप महासागरीय जलधारा, महासागर में लवणता, ताप, अलग अलग जब आयाम को आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो ये चीज आपको वहीं पे पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर में है तो थोड़ी बहुत इधर भी चर्चा और क्वेश्चन के ऊपर में। तो समुद्री जल की अगर औसत लवणता की अगर बात करेंगे तो ये आपका होता है 3 अगर बात कर लेंगे तो 5 के आसपास में। तो ये अगर बात कर लेंगे, लेकिन 1 लीटर पर ये होता है तो 1 लीटर कितना होता है 1000 ग्राम में, है ना, 1000 ग्राम में। तो अगर 1000 ग्राम में देखेंगे तो लवणता की जो मात्रा होता है जिसमें लवण, जिसमें खास करके आप पढ़ते हो NaCl, है ना, यानी ये आपका क्या हो गया, सोडियम हो गया और क्लोराइड हो गया। तो ये आपका अगर करेंगे तो आप ये कैलकुलेशन करके निकल करके आ जाएगा 35%। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको फटाफट से बताना है। ये भी ज्योग्राफी का ही एक अच्छा खासा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ना। तो एक बात तो और तय है कि जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं आप चाहे तो इसके बाद अगर आप पीटी देने का भी मनसब होंगे बीपीएससी का 72 जो बीपीएससी का ऑफिसर वाला जो पीटी होता है, अगर वो भी देंगे तो आपको यहाँ से सीरीज से आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ अगर आप बिहार दरोगा या कोई भी अगर एग्जाम देते हैं तो ये सब ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सबका थ्योरी का वही सेक्शन है, अलग अलग एग्जाम में आते हैं, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से करते चलना है। एक है नोवेली, है ना। तो नोवेली जो ताप विद्युत संयंत्र है वो किस खनिज पर आधारित है, ये बताने कि नोवेली जो ताप विद्युत संयंत्र है वो किस खनिज पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्या कोयला पे, पेट्रोलियम पे, लिग्नाइट पे या फिर आपका गैस पे। ध्यान से सुनेंगे, फटाफट से आपको जो है वो आपको बताने हैं। तो यहां अगर बात कर लेंगे तो नवेली एक तो लगा रहे, जब भी अगर ताप विद्युत लगा रहे तो आप समझ जाएंगे कि ताप यानी जो है वो बिजली का निर्माण होगा, लेकिन किससे होगा, तो कोयला से। लेकिन अब ध्यान सुनेंगे, अलग अलग कोयले के किस्म आप पढ़ते होंगे कि सबसे ज्यादा कोयला जो है वो भारत में बिटुमिनस टाइप के कोयले जो है वो भारत में सबसे ज्यादा होते हैं। और बिटुमिनस टाइप के जो कोयले होते हैं उसका प्रयोग भी भारत में सबसे ज्यादा होता है। और भारत में अगर किस क्षेत्रों में ज्यादा कोयला होते हैं तो गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में होते हैं, और अगर राज्य स्पेशल पूछा जाए तो झारखंड आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां अगर बात कर लेंगे तो जैसे ही आप अगर
साउथ में जाते हैं तो यहाँ पे साउथ में जो आपका ये तमिलनाडु का जो सेक्शन है, इस तमिलनाडु में ही याद रखेंगे क्या पड़ता है भाई, तो नेवेली पड़ता है। क्या पड़ता है? नेवेली पड़ता है। और ये नेवेली जो होता है तमिलनाडु में, जो ताप विद्युत संयंत्र है, ये लिग्नाइट कोयला के ऊपर में निर्भर है। तो ये बात याद रखना है, कोयले के एक प्रकार में ही क्या होता है? लिग्नाइट। पहले कोयला में आप पढ़े होंगे कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला जिसे कहते हैं एंथ्रासाइट कहते हैं, और इसके बाद आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस आता है, और उसके बाद बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, और उसके बाद सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाई जाती है। तो ये बेसिक बातें हैं जो सारी एनसीईआरटी की ही बातें हैं, तो आपको एकदम ध्यान पूर्वक रखना है। अगले प्रश्नों के ऊपर में बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़े तो ये आपके सामने ये प्यारा सा आपका प्रश्न रहा, भारत में तांबे की खानें मुख्यतः कहां पाई जाती है? फटाफट से बताएंगे कि भारत में जो तांबे की खान है वो मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है ना? क्या झारखंड में पाई जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? ये उपर्युक्त सभी मतलब सभी तीन जो ऊपर में राज्य है, इन तीनों राज्यों में जो है वो भारत में तांबा पाए जाते हैं। फटाफट से आप एक आंसर अपना मन में चूज कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। तो जब भी हम तांबे की बात करते हैं, तांबा में याद रखेंगे झारखंड में भी तांबा होता है। आप झारखंड के सिंहभूम जिला में अगर जाएंगे, झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है सिंहभूम, और ये सिंहभूम का खास करके पूर्वी वाले आप क्षेत्रों में चले जाएंगे सिंहभूम जिला के, तो पूर्वी वाले क्षेत्र में ही जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे मिल जाएगा तांबे के भंडार वाला इलाका। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में आप प्राचीन काल से पढ़ते होंगे, जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको राजस्थान का खेतड़ी वो जगह मिल जाएगा जहां से प्राचीन काल से ही तांबे का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में भी होता है। मध्य प्रदेश में अगर देख लेंगे तो बालाघाट बहुत ही पॉपुलर जगह है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम क्या है भाई, तो बालाघाट है। ये बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में खूब यहाँ से तांबे निकालते हैं। तो ये तीनों जगह, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों जगह भारत में याद रखेंगे तांबे का जो है वो उत्पादन होता है। तो उपयुक्त में से सभी सही होगा। अब यहां से सवाल एक और आ सकता है कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि तांबा का उत्पादन भारत में कहां होता है, तो सबसे ज्यादा जो तांबा का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा भारत में तांबा का उत्पादन अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। अभी हम लोग देखें कोयला, तो अभी देखें कि कोयला से जो बिजली बनता है उसे ताप विद्युत कहते हैं, है ना। और भारत का पुराना और एशिया का आप पढ़े होंगे कि सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जिसे कहते हैं तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है ना। ये एनसीईआरटी में क्लास 10th वाले ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां आपको चीजें मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बता दें कि अगर भारत में अभी भी सबसे ज्यादा बिजली, क्योंकि अब सौर ऊर्जा आ गए हैं, तमाम तरह के जो है वो एनर्जी, नदी के ऊपर में डैम बना के, बांध बना करके और नदी घाटी परियोजना के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कई ऐसे चीजों आने के बावजूद भी आज भी भारत में 50% से ज्यादा जो बिजली का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से कोयला को जला करके होता है, मतलब ताप विद्युत से होता है। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत के मामले में कौन सा राज्य है, तो वो राज्य गुजरात है। सबसे ज्यादा ताप विद्युत का उत्पादन कहां होता है, तो गुजरात में। जबकि सौर ऊर्जा का भी एकदम बढ़िया संभावना अगर देखें तो गुजरात में ही सौर ऊर्जा की भी संभावना, मतलब दोनों तरह की एनर्जी, या फिर कॉन्वेंशनल एनर्जी की बात करें चाहे नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी की बात करें, मतलब पारंपरिक का मतलब जो कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम है ना। इसके अलावा अगर गैर पारंपरिक की बात कर ले, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आते हैं। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं ये नंबर 1 पे अभी चल रहा है, जिसका नाम गुजरात है राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने एकदम सब ला रहे हैं। बढ़िया प्रश्न है, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड नहीं कहिए कि प्योर एनसीईआरटी ही कहिए, और प्योर एनसीईआरटी है तो आप यकीन मानिए कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एनसीईआरटी का, हर एक अच्छे खासे लेवल के एग्जाम में, जो एक अच्छा लेवल का एग्जाम होता है वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन कम और आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी की चीजें उठा करके दिए जा रहे हैं, वही सारे कुछ प्रश्न है। ये भी आपको एनसीईआरटी के ही बुक में मिल जाएंगे, ये भी कहेंगे तो हम आपको ये चैप्टर भी बता देंगे, है ना। तो 1979 ईस्वी में सरकार द्वारा सौंपे गए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आप एक अपना आंसर जो है वो चूज कर लीजिए। जय किशोर अक्रूडी है, या फिर राजशेखरन रेड्डी, सीपी मंडल, या फिर बीपी मंडल? ये कहां क्वेश्चन आपको मिलेगा? एनसीईआरटी में जैसे ही 9th क्लास के अगर आप पॉलिटी निकालेंगे तो 9th क्लास के पॉलिटी एनसीईआरटी वाली हम बात कर रहे हैं, उसमें आपके 4थे नंबर के चैप्टर में मिलेगा एक चैप्टर, ध्यान रखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है
काम संस्थानों का कामकाज है ना, पहले तो चुनावी राजनीति पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, फिर संस्थाओं का कामकाज, और संस्थाओं के कामकाज जो चैप्टर आपको शुरुआत होगा उसमें यह बताना होगा कि जो हम प्रतिनिधि को चुन कर करके भेजते हैं अलग अलग, क्या वो अपने मन से काम करते हैं या संस्थाओं के अंदर में ही काम करते हैं। तो वहां पे पूरी संस्था के बारे में पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है कि ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा और राज्यसभा पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गया, कानून बनते हैं, उसके अलग अलग सारे आयाम को एनसीईआरटी समझाती है बहुत बाखूबी ढंग से। और वही सबसे पहले आपको एक आदेश के द्वारा समझाया जाता है जिसे कहते हैं मंडल आयोग, और वही से ये चीजें हैं, क्वेश्चन है तो ये प्रश्न आपको आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग रट चुके होंगे। तो 1979 1979 की बात कर ले, 79-80, कई बार 79-69 इस समय कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1979 की बात कर लेंगे तो ये मंडल आयोग आता है। मंडल आयोग नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि बिपिन सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष है, ध्यान से सुनेंगे। तो आता कब है? तो 3 डेट आपको बता रहे, ध्यान रखेंगे, 1979 और आपके 1980 1980 ईस्वी, और एक आपको याद रखना है 7 अगस्त 1990 ईस्वी, है ना। इस 3 डेट से क्या मतलब बनता है आपको तीनों समझा दे तो आप नहीं भी पढ़े एनसीईआरटी तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान सुनेंगे, इस समय मंडल आयोग जो है वो बना, ध्यान सुनेंगे, जब भी कोई आदेश जारी होता है, जो कमीशन का गठन होता है, तो उस तरफ से जो पिछड़ा जाति के लोग हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले। जैसे कैसे आप तो अब लोग जॉब वाले हैं तो आप समझते होंगे कि जैसे मान के चलिए कि पहले जो शेड्यूल कास्ट है, जो एससी है, जो एसटी है, जो जनजाति वाले आते हैं, तो ये दोनों को समाज में बहुत पीछे रखा गया था हजारों साल तक। तो जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इनको आगे लाने के लिए सारे अलग अलग सरकारी नौकरियां से लेकर तमाम चीजों में इनको आगे लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया कि कुछ कोटा इनका रिजर्व हो गया, है ना। आप पढ़े होंगे कि लोकसभा की भी सीटें रिजर्व हो जाती है, विधानसभा की सीटें रिजर्व हो जाती है, तो इनके उत्थान के लिए। अब बात आता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको कहते हैं ओबीसी, कहीं ना कहीं इसे भी पिछड़ा वर्ग कहते हैं, लेकिन इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो इसी में बिपिन सिंह, जिसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह रहता है, तो उन्होंने ये मांग उठाना शुरू कर दी भाई। हालांकि ये कमीशन का गठन 1979 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था देश में, और इसी को वो अपने सरकार बनाने के कहिए या जो भी कह लीजिए, मतलब वो कहते थे कि हमारे जिस पार्टी से वो रक्षा मंत्री थे, याद रखेंगे बीपी सिंह, जिस पार्टी से रक्षा मंत्री, सरकार उस समय राजीव गांधी के थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बीपी सिंह रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो ये कहे कि मेरे पॉकेट में एगो काला चिट्ठा है, ये निकाल देंगे ना तो सरकार के सारा घोटाला, मतलब ये आरोप लगाए थे वो अपने ही जिस पार्टी से ये आदमी है और जिस पार्टी ने इनको रक्षा मंत्री वाला विभाग दिया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक जगह दिया है, उस पार्टी के ही प्रमुख जो मुखिया है प्रधानमंत्री, उसी पे आरोप लगा करके और राजीव गांधी को कटघरे में लाने वाले व्यक्ति यही है। और बाद में जब चुनावी टाइम आता है तो सत्ता की रोटी ये भी सेकने लगते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा की सबसे अच्छी सीटें यहाँ पे पाई जाती है। आज भी देखे होंगे कि 40 लोकसभा की सीटें बिहार में और 40 से दुगना 80 लोकसभा की सीटें जो है वो यूपी में पाई जाते हैं। तो एक अच्छी खासी लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार में, मतलब केंद्र में सरकार बनाने में यही 2 राज्य जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो संख्या है वो ओबीसी कास्ट के लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो इसीलिए चुनाव के दौरान ये अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दें कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है ओबीसी के लिए 27% जो है वो 27% रिजर्वेशन लागू कर देंगे। और इसी का नतीजा आता है कि ये चुनाव जीत भी जाते हैं, अच्छी खासी सीटें आते हैं, केंद्र में सरकार इनकी बनती है और ये प्रधानमंत्री होते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो 7 अगस्त 1990 को ये द्वितीय जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, याद रखेंगे, जिसे आमतौर पे मंडल कमीशन या मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, ये लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा हो गया, हालांकि चीजें को हिसाब से ही, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है, लेकिन फिर भी आपको समझते चलना है सारा कुछ। बताएंगे कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1869 ईस्वी में, 69 नहीं 59 है, 1861, 1863, उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो स्थापित तो कोई एक डेट हुई होगा, है ना। तो जनवरी 1863 ईस्वी में, याद रखेंगे, मतलब 1 साल पहले। आप ऐसे भी याद रखेंगे कि पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो 1864 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध से पहले, 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे, अभी मिस्टेक हो जाता,
वो बक्सर का युद्ध जो होता है वो 1764 में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध, और बस इसके बाद मीर कासिम तीनों के साथ संयुक्त सेना बक्सर के पास में आती है और अंग्रेजों से मुकाबला, और चाहे वो अवध के हो चाहे वो मुगल बादशाह हो, सबको हरा देते हैं मीर कासिम को। तो ये आपका 1764 होगा, अभी मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे 1864 से पहले, अभी कुछ विशेष डेट हमें ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो होगा, सोचेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको रट जाना है यहाँ पे कि जनवरी 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज का जो है वो स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, और अगला ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया सा सवाल बताएंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? अब ये बताना है कि नियुक्ति कब की। तो ये भारत सरकार ने किस वर्ष जो है वो द्वितीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति की? तो अभी हम बताए थे कि नियुक्ति अगर की जाएगी तो ये नियुक्ति जो है, इस मंडल की नियुक्ति जो है वो 1979 में हुआ। इसकी सिफारिश जो है अगर कहा जाए तो 1980 में, और लागू कहा जाए तो 1990 में। 3 डेट लिखे हैं, तो ये तो अभी नियुक्ति की ही बात है, तो ये हो जाएगा आपका 1979, ठीक है। चलिए अगली बातें अगर बात कर लेंगे, अगला सवाल है यहाँ पे फटाफट से, शायद ये लास्ट सवाल ही है इसका, और इसके बाद भी अभी 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो भी एप्लीकेशन के अंदर में जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो 1885 से जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो रही है और वहां से लेकर के 1947 तक की सारी बातें अगर वो पढ़ जाते हैं तो वहां से ढेर क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप जितना आसान सोच रहे हैं उतना भी आसान नहीं है। हाँ, 8 नंबर में इधर के सेक्शन से ज्यादा नंबर आते हैं, लेकिन ये भी नहीं होते हैं कि 8 में 8 आपको यहीं से मिल जाएगा आपको प्रॉपर पढ़ने से। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में बहुत सारे चैप्टर है, आपको बंगाल का इतिहास समझना पड़ेगा, उत्तर मुगल कालीन जो शासक आ रहे हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा, उनके क्रमों को समझना पड़ेगा। अलग अलग कंपनियां आते हैं भारत में, कैसे कंपनियां अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत में आए, किस दृष्टि से आए, उनका सोच क्या था, कुछ फैक्चुअल डेट होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। कहां कहां एक कंपनियां दूसरे कंपनियों के बीच में संघर्ष हुआ, कहां कौन कंपनियां डाली, ये सारा कुछ, समझ बात ना, ये सारा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। यहाँ सारे जगह से सवाल आपके पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो है वो आपको 1857 की क्रांति के बाद से लेकर के और 1885 गांधी युग, ये सब पढ़ लेंगे तो ज्यादा आएगा। तो वो कब पढ़ा जाता है? जब लास्ट में। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत भी 1-2 नंबर भी अगर बढ़ाने में काम आए उसको भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। 8 में 8 कह रहे हैं और खाली आप चल देते हैं एकदम हल्का देख कर करके, महात्मा गांधी वाला धर लेते चल नैया पार, तो उसे नैया नहीं पार होगा गुरु। चलिए, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी आप जानते हो कि 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बार 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। लगभग 21.5 साल जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दौरान वो भारत नहीं आते थे, है ना। तो वो महात्मा गांधी वहां गए भी और बीच में भारत में आए थे। और 1901 का जो आपका अधिवेशन था, याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वो पार्टिसिपेट हुए थे। इसके बाद जब भारत में वो आ जाते हैं तो सार्वजनिक अगर बात कर लेंगे, सार्वजनिक रूप से सबके समक्ष जो है वो महात्मा गांधी कब आते हैं? तो वो आपका 1916 में। मदन मोहन मालवीय का नाम आप सुने होंगे, है ना, हिंदू पंडित जी हैं, और उन्होंने ही तो बीएचयू की स्थापना की। चलिए, इसका 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको एकदम घबराना नहीं है, तुरंत जो है आपके सामने क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन चल रहा है, और बैच में आपका पुर्तगाल के बारे में पूरी जानकारी के साथ उसको समाप्त कर दिए हैं, और डच की भी शुरुआती कर लिए। बैक हो जाओ, चलो, तो डच की भी शुरुआती कर ले तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, तो अभी फिलहाल शायद क्वेश्चन जो है वो पुर्तगालियों से ही है, तो पहले इसको हम लोग देख लेंगे और उसके बाद के चीजों को जो है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा पीपीटी आपका। अब यहाँ का पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, सब मॉडर्न हिस्ट्री का ही सेक्शन है। तो चाहे कोई पीआरटी वाले हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई के, आप किसी भी वर्ग से है, मतलब आपका सब्जेक्ट मेन पेपर कुछ भी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, कुछ भी अगर आपका होता है, इजिक्स, फिजिक्स, कुछ भी, समझ रहे बात। तो कॉमन पेपर जो 40 मार्क्स का होता है, वहां से ये सारे जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले एक तो आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए, ताकि आपका और हमारे बीच का जो संबंध है वो घनिष्ठ हो जाए, और हम आपके लाइक से प्रेरित होकर करके तमाम एनसीईआरटी के ऊपर में अच्छे अच्छे प्रश्न ला करके आपको रिविजन प्रैक्टिस कराते चले, है ना। चलिए,
तो बताएंगे कि केप ऑफ गुड होप, ध्यान सुनेंगे, केप ऑफ गुड होप जो है कि खोज किसके द्वारा की गई, क्या वास्को डी गामा के द्वारा या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा या फिर फर्डिनेंड मैगेलन्स के द्वारा। ये ध्यान सुनेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको भरमाएगा। आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट पर याद रखना है। आप सब जानते हो कि अगर अफ्रीका की अगर बात कर लेंगे, मान करके चल लीजिए, उतनी तो बढ़िया नहीं बनेगी, लेकिन मान करके चल लीजिए कि ये जो है अफ्रीका है, मान लीजिए यहाँ पे मेडागास्कर हो जाएगा आपका, और यूरोप वाले जो है वो इधर से आते थे और ये दक्षिण में हो करके और इस मार्ग को मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में और ऐसे इंडिया जाते थे, है ना। तो यहां तक की जो बात है इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। बात ध्यान सुनेंगे, केप ऑफ गुड होप, यहां तक की खोज जो है वो कौन कर चुके थे, तो बार्थोलोम्यू डियाज जो 1487 ईस्वी में भारत खोजने के लिए निकले थे पुर्तगाल से, लेकिन भारत नहीं खोज पाए। ये यही तक जो अफ्रीका का जो लास्ट वाला सेक्शन है, तो ये एकदम अफ्रीका के दक्षिण छोर पर ये पहुंचे थे, वहां तूफान आ गया था, तो वहीं से अपने नाव को लेकर के चल गए, और इसीलिए इसे तूफानी अंतरिप भी कहते हैं, इसे उत्माशा अंतरिप कहते हैं, इसे आशा कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहां तक जो रूट खोजे इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक। और यही जब आगे भारत तक चल जाएगा तो केप ऑफ गुड होप के साथ रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट। तो अगर कहेंगे कि केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप रूट की खोज कौन की है, तब आप आइएगा किधर भाई, तो वास्को डी गामा की तरफ। लेकिन अभी यह अटक जाना है, तो यहां से रिटर्न कौन चल गए थे, तो वास्को डी गामा के आने से 10 साल पहले एक व्यक्ति पुर्तगाल से ही आया था जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। तो सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर मजा किरकिरा गया होगा तो कोई बात नहीं, एकदम हल्का और भारी हर तरह का सवाल लाते हैं, कुछ मूड बिगड़ जाएगा तो कुछ मूड बन जाएगा, समझ रहे बात ना। चलिए, और एग्जाम में भी प्रश्न कुछ ऐसा ही आते हैं, खाली तो एकदम टफ आता नहीं है और खाली इजी भी नहीं आता है, तो एकदम सब तरह के प्रश्नों से आपको झेलना है, खेलना है ना। चलिए, तो भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के लिए कौन से 2 मार्ग थे। अगर कोई यूरोप से भारत में आते हैं तो कौन कौन से मार्ग थे जिसके रास्ते भारत में आया जा सके। तो भारत में ऑब्वियसली अगर बात कर लेंगे तो यूरोपीय से आने वाले के लिए 2 मार्ग थे। एक तो जो है अगर बात कर लेंगे तो एक इलाका जो है वो मान करके चलिए, तो ये जो इलाका है एक तो स्थल मार्ग है, इधर से आ सकते हैं, कई दर्रे हिमालय के क्षेत्र में है, पासेस जिसको बोलते हैं, आप वहां से आ सकते हैं, मतलब ये मोटा मोटी ले ले तो एक तो स्थलीय मार्ग है ना। बाकी हम देखेंगे थे कुछ तो दुनिया के पतन के बाद लोग इधर से नहीं आना बंद कर दिया आप, और एक दूसरा मार्ग जो है वो आपका समुद्री मार्ग है। तो 2 मार्ग है, क्या उत्तर दक्षिण सीमा और समुद्री मार्ग, उत्तर कह रहा है उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण सीमा समुद्री मार्ग गलत बात है, उत्तर पश्चिम सीमा और हवाई मार्ग, हवाई नहीं उस समय, ध्यान सुनेंगे। चलिए, उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, एकदम नहीं होगा, उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम सही है, और समुद्री मार्ग ये भी सही है ना। समुद्री मतलब इधर से भी इधर से भी। कई लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर इधर से खाली होगा, आप मन में ये नहीं बनाएंगे कि इधर से भी होगा। जैसे आप डच के बारे में पढ़ते होंगे तो पुर्तगाली भले ही इधर कालीकट पर आया, बात समझ रहे बात ना, पुर्तगाली भले ही कालीकट पर आया और कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री डाला, फिर कन्नूर में डाला, लेकिन अगर हम डच की बात करते हैं तो डच बेचारा आना चाह रहा था भारत, लेकिन चल गया कहां, तो इस सुमात्रा द्वीप चल गया, वही मसाला मारे लगा, मतलब वही मसाला खरीद करके यूरोप के बाजार में ले जाके बेचे लगा। बहुत बादों में पता चला क्या है, हम तो भारत है ही नहीं, हम जहां से मसाला लेते हो तो और अलग द्वीप है। तब फिर वो बेचारा एंट्री लिया, तब भारत आना चाहे तो एने से ही आया मसूलीपट्टनम तरफ, समझ बात ना। तो ई वाला, तो मतलब ये नहीं समझिएगा कि खाली यही वाला, मतलब जो मेंटेलिटी लोग इस तरह से कालीकट एनही से पढ़ लेते हैं तो लोग का एनही से सेटअप रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ी जो आपका कंफ्यूजन है वो आपको ये सीरीज करते करते धीरे धीरे दूर हो जाएगा, है ना। चलिए, अब अच्छा सा प्रश्न आपके सामने कि भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के लिए कौन सा 2 मार्ग है। अच्छा, एक हम बता रहे हैं कि ये तो सेम प्रश्न है, हाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो एप्लीकेशन में जो हमारे अंदर क्लास चल रहा है तो उसमें आप इस तरह से जो है वो ए बी ऑप्शन चूज करके टेस्ट लगा सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक में होगा, जैसा कि ऐसे होगा, जैसे आप बी चूज करेंगे तो इस तरह से जैसे सभी के जगह एप्लीकेशन में होता है उस तरह से आपको इस तरह से ग्रीन होगा, अगर गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे तो रेड हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देगा कि आपका करेक्ट है कि रॉन्ग है, और इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखेगा कि क्या आप इससे संबंधित और जानकारी चाहते हैं। अगर उसको क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोग थ्योरी में पढ़ाए हैं नोट्स में, उससे एक समराइज कर करके एआई क्या करेगा, आपको जानकारी देगा, मतलब बाहर हाल की बातें नहीं आपको देगा,
जो हम लोग नोट्स के द्वारा जो नोट्स में जो प्रोवाइड करते हैं वही समरी जो है वो आपको यहाँ पे बताएगा। जैसे अगर आप क्लिक कर देंगे कि हाँ और जानते हैं तो ये बता देगा उसको एकदम निचोड़ करके कि यूरोपीय देशों में भारत आने के लिए 2 मुख्य मार्ग थे, उत्तर पश्चिम सीमा और स्थलीय मार्ग। यह मार्ग जो है वो मध्य एशिया से होकर करके, मतलब इससे संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो दे देगा ताकि और विस्तार आप जान सके। ठीक है, चलिए तो इस तरह से दोनों मार्ग आपको बता देगा। तो ये आपको बैच की बातें हैं। अगर किसी को भी लग रहा है कि डर है, घबराहट है, आप बैच में आ जाइए। बैच में आने से क्या फायदा होता है कि एक ही टॉपिक में फसल नहीं रह जाएंगे, नहीं तो पता चला कि 1 महीना एक ही टॉपिक में रह रहा है। बैच में आने के बाद अब नियमता आपका एक एक 2 क्लास होता है तो जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म होते जाता है, उसके बाद आपका नोट्स भी बनते चला जाता है और हमारे यहाँ लोड नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कहीं 500-1000 रुपया दे करके और एक के बार हिस्ट्री ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, तमाम तरह के 5 सब्जेक्ट, अब पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट नहीं। तो स्ट्रेटेजी पे काम होता है कि किस से ज्यादा आ रहा है। आप पूरा साइंस पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, बायो पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, 8 नंबर आएगा। वो भी 8 में 8 कोई नहीं बनाता है, बैच वाला भी नहीं। और यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ लीजिए, 8 नंबर हिस्ट्री, 8 नंबर ज्योग्राफी, समझ बात ना, तुरंत 16 नंबर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया से तैयारी होगा। ओवरऑल मोटा मोटी बहुत ज्यादा बात नहीं करें क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम लोग मुख्य रूप से अगले सवाल के ऊपर में आते हैं, बताएंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का मुख्य कारण क्या था। ये बताना है कि अगर यूरोपीय कंपनी भारत में आ रहे हैं तो उसका मेन वजह क्या था। क्या राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे भारत में, या फिर धार्मिक प्रचार करना, मतलब अपने धर्मों का प्रचार करना चाहते थे, या फिर भारतीय वस्तुओं की यूरोप की मांग और नए क्षेत्रों की खोज था, या सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करना था। आखिर किस वजह से यूरोपीय जो है वो भारत की तरफ में आए, तो ये ध्यान सुनेंगे। भारत की तरफ आने का पीछे का मेन वजह यही था कि भारत में जो वस्तुएं होते थे, खास करके उसमें मसाले की बात की जाती थी, गोल की, यानी जो गांव में गोल की कहते हैं इसे काली मिर्च कहते हैं, और यूरोप वाले इसे तो ब्लैक गोल्ड की संज्ञा दे दिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उनसे, उनको, है ना, और यूरोप के बाजारों में मांग भी ज्यादा था। तो यहाँ पे जो भी काली मिर्च है, काली मिर्च हो, इलायची हो, दालचीनी हो, कई वैरायटी के मसाला यहाँ होते थे। इसके अलावा बहुत तरह की चीजें थे, चाहे वो अपना रेशम हो, बहुत तरह की चीजें जो है उसका डिमांड यूरोप के बाजार में था, इसलिए वो भारत आना चाहते थे। मतलब भारतीय वस्तुओं को की यूरोप में मांग ज्यादा थे। दूसरी बात हम आपको क्लास में बताए थे कि पुर्तगाल के जो राजा हेनरी डॉन थे, डॉन हेनरी जिन्हें कहा जाता है, डॉन हेनरी इसलिए कहा जाता है, खोज के कारण उन्हें जो है हेनरी द नेविगेटर कहता है। तो ये भी बात बताए थे कि डॉन हेनरी को ही क्या कहते हैं, हेनरी द नेविगेटर कहते हैं। काहे भाई, खोज के कारण। तो यहाँ पे बताए थे कि उन्होंने अलग अलग दिशा के खोज कराने के लिए, अलग अलग जगह खोज कराने के लिए कंपास का आविष्कार कराया। तो कंपास का जब आविष्कार हो गया तो कहीं ना कहीं दिशा सूचक यंत्र जब आ गया तो उससे कहीं ना कहीं अलग अलग देश को खोजने की होड़ बढ़ गई। और इसके पीछे के और बहुत कारण है, एक कोई कारण नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला आपके सामने ये रहा प्यारा सा प्रश्न। बताएंगे कि 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा किस महत्वपूर्ण शहर का पतन हुआ जिसके कारण यूरोप से भारत आने के स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गए। फटाफट से बताएंगे, ये हिल रहा है। चलिए फटाफट से आप जवाब देंगे। 1453 ईस्वी में अगर बात कर देंगे तो ये ध्यान रखेंगे, मान करके चलिए कि बार बार गड़बड़ हो जा रहा है ना, चलिए मान करके चलिए कि ये अफ्रीका है, बाकी आप लोग अपना जवाब देते रहे। ठीक, इधर से बीच में लाल सागर है, रेड सी है थोड़ा सा, है ना, और इधर अगर देखेंगे तो आपका ये सऊदी अरब है ना, और इसी सऊदी अरब के पास में ध्यान रखना है आपको कि इसी सऊदी अरब के पास में इस तरह से एक संकरी ये फारस की खाड़ी है, और यही संकरी वाले भाग पे जिसको हम लोग हॉर्मुज बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, और इधर में तो कई एशिया के देश ही सऊदी अरब। ठीक, अब यहाँ क्या था कि इधर वाला इलाका में यूरोप का जो हिस्सा है, मान के चलिए यूरोप है, तो यूरोप और एशिया के बीच में जोड़ने वाली एक, याद रखेंगे, बैजेंतिया की राजधानी थी जिसे कुंसुनतुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंसुनतुनिया। और कुंसुनतुनिया पर ही जो है वो तुर्कों का आक्रमण होता है, और ये जो आपका पूर्वी जो रोमन वाला क्षेत्र था जिसे बैजेंतिया कहते हैं, और उसकी राजधानी जो है वो दिल का धड़कन कुंसुनतुनिया था, इस पे तुर्कों का कब्जा हो जाता है। और अरब के अब जो भी व्यापारी है इसे यूरोप वाले को इंडिया नहीं आने देते हैं। अब इंडिया जो है वो इधर से इधर पड़ेगा आपका इंडिया, और इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, साउथ कुवैत, फिर सऊदी अरब, ऐसे मिल जाते हैं कंट्री। तो ये कुंसुनतुनिया सही जवाब हो जाएगा कि कुंसुनतुनिया पर जो है वो तुर्कों का कब्जा हो गया था, और इसी के
के कारण अब यूरोप जो है वो स्थल मार्ग से भारत नहीं आ सकते थे, और इसीलिए इन्होंने नए खोज किए और समुद्री मार्ग की खोज करके वो भारत आए। ठीक है, तो किसके कारण स्थल मार्ग का अवरुद्ध हो गया? तो कुस्तुंतनिया पर कब्जा हो गया था तुर्कों का, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि 3G अवधारणा में जी का क्या अर्थ है। जी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप समझेंगे कि 3G की अवधारणा में 3G की अवधारणा का क्या अर्थ है, ये सवाल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बड़ी मिस्टेक है। 3G की अवधारणा आप समझिएगा, फिर वही लगता लिख दिए। 3G की अवधारणा में 3G की अवधारणा का क्या अर्थ है, ये होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। 3G की अवधारणा का क्या अर्थ है? ठीक है, अब ठीक है, सेंटेंस जो यूरोपीय देशों को भारत आने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको सब बता दिए कि 3G की चाहत को लेकर के भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आए। ठीक है, 3G का मतलब आपको बताए थे कि जी से आपका गोल्ड हो जाएगा, फिर आपका गॉड। ठीक है, गॉड मतलब ईश्वर। ठीक है, और एक आपका जरूर नहीं कि ईसाई हो जाएंगे, और एक आपका ग्लोरी का मतलब प्रतिष्ठा। भारत में ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो है हमारी प्रतिष्ठा होती है अलग अलग कंपनी में, तो वैल्यू भी मिलता था इनको, और कहीं ना कहीं इनको ज्यादा लाभ होता था व्यापारी में। गोल्ड का मतलब खाली सोना नहीं, मतलब जो भी लाभ हो रहा है गोल्डे के समान आप समझिए, और अलग अलग अपने धर्मों का भी प्रचार भी कर सकते थे। तो ये तीन को कहा जाता है, इसको 3G का सिद्धांत दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3G का चाहत है कि अपना उनको फायदा होगा, अपना धर्म प्रचार कर लेंगे और दूसरी जगह अपना प्रतिष्ठा स्थापित कराने का काम करेंगे। तो इसी 3G के चाहत में ये लोग भारत में आए थे। अगले सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत हल्का सवाल बताएंगे। वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया? तो आप सब जानते होंगे कि 1498 में भारत आए थे। ठीक है, और इधर से 3 जहाजों पे मसाला लाद करके वास्को डी गामा गए थे। एक बात बता दे, निकले कब थे? तो भारत में तो आप सब जानते हो 14, कई जगह ये भी प्रश्न आएगा कि एक छोटा डेट के कब, तो आपको याद भी रखना है कि 20 मई 1498 बुला रहा है, तो 20 मई 1498 को भारत आए। लेकिन भारत के लिए निकले कब थे? तो ये भी बात आपको याद रखना है, जुलाई याद रखना है कि जुलाई 1497 को, एक साल पहले लगभग, ये भारत आने के लिए निकले थे। ठीक है, और फिर बातें बताएंगे आगे कि पहुंचे कब थे, फिर वापस अपने देश कब गए थे। ठीक है, और बाकी जब मसाला लेके गए थे तो उनको 60 गुना जो है व्यापार में लाभ हुआ था। ठीक है, सवाल भी आ गया, अब तो ये बना ही लेंगे आप। चलिए, वास्को डी गामा ने भारत से लौटने पर मसाले के व्यापार में कितना मुनाफा कमाया था? ये सारी बातें बताए थे हम आपको कि बुकों में तो डायरेक्ट लिख दिए जाएंगे कि 60 गुना मुनाफा जो है कमाए थे, लेकिन आपको हम बताए थे इसको निचोड़ कर करके कि देखिए, अगर वो भारत जहाज से आया था, बहुत सारे लोगों के साथ आया, वापस गया, तो आने जाने की जितना खर्चा है वो सारा खर्च, सारा एक्सपेंडिचर, सारा व्यय हटा कर करके, और जो उसको बेनिफिट, जो मुनाफा प्राप्त हुआ वो 60 गुना है। ठीक है, तो चलिए दोनों बातें याद रखना आपको। अगले सवाल की तरफ अगर चलते हैं, तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने कहां गया, ये रहा आपके सामने। चलिए, ठीक है, चलिए बताएंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। पुर्तगाली भारत आए थे, और भारत आए तो पहली फैक्ट्री जो है वो कहां लगाए थे? तो पहली फैक्ट्री आपको बता देते हैं कि कई लोग यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाते। मान के चलो ये केरल है, मान के चलना क्या है कि दक्षिण और पश्चिम में केरल ही है। ठीक, केरल में कई लोग कालीकट और कोचीन जब दोनों देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहना है आपको। ऊपर में एक बंदरगाह है, इसको कहते हैं माहे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह कहते हैं? माहे। और माहे के आगे अगर देखेंगे तो सब बंदरगाह ही है। उसके बाद जो है वो आपका कालीकट आता है। क्या होता है? कालीकट। ध्यान सुनेंगे, माले के बाद क्या आता है? तो कालीकट आता है, और कालीकट के बाद जो है वो आपका कोचीन आता है। तो सब अलग अलग है, ये ध्यान सुनेंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो गया, कालीकट को कोचीन, कोचीन को कालीकट, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे। मोहे लिख दीजिए, माही याद रखना है। क्या है? माही। तो माहे ऊपर में है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखें, माही कोई लड़की है ना, और लड़की करिया है ना, करिया है तो ओकरा चीन वाला काट लिया या कुछ हो, सर बात नहीं। कोचीन नीचे होगा, कालीकट ऊपर होगा, माहे ऊपर होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो जब भारत में आया था कौन भाई? तो भारत में आया था पुर्तगाली। तो आए कहां थे? तो कालीकट में आए थे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह जामोरियन स्वागत किए थे। लेकिन इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाए? तो पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाए, और दूसरी फैक्ट्री कहां लगाए? तो कन्नूर में लगाए। और कन्नूर और कोचीन दोनों केरल में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने।
सवाल है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। बहुत बढ़िया सवाल पुर्तगालियों से। अच्छा, खाली आप सीरीज में अगर आ जाते हैं बैच में और एक बार कान में हेडफोन डाल के या कहीं शांति जगह पे 25-30 मिनट का क्लास आप लगातार अगर देख लेते हैं कुछ दिनों तक, तो यकीन मानिए कि इन सभी से सवाल थ्योरी पे आपको पकड़ हो जाएगा, सवाल कहीं से नहीं छूटेगा। एकदम मजबूती के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे और फुल कॉन्फिडेंस में आप एग्जाम देंगे, ऐसा लगेगा कि सारा कुछ वही आया है ना। अब बाकी अगर खाली क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सेट बनाएंगे तो क्वेश्चन आएंगे भी, जरूर नहीं कि सारे आप 5000 क्वेश्चन पढ़ लिए तो 5000 आपको याद भी रहे। लेकिन अगर जो थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसी थ्योरी से 5000 बनेगा, 10,000 बनेगा, 50,000। सोचिए वही आधुनिक भारत का इतिहास है कि जिससे पीटी जो है वो बहुत सालों से प्रश्न बना रहा है और कितने हमेशा प्रश्न बनाता है। और बीपीएससी अलग अलग लेवल के जो एग्जाम लेती है उसमें भी वही सब टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं। और फिर भी अगले साल जब जब एग्जाम होता है तो जब जब नया नया प्रश्न आ जाता है और दायरा वही है। तो मतलब एक बार थ्योरी अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे उससे आप अनंत तरह के सवाल बनाएंगे। हम 2 पेज का अगर सवाल बनाते हैं 10 क्वेश्चन, तो जरूर नहीं है कि वही 10 क्वेश्चन जाए और एग्जाम में टकरा जाए, और उससे और भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो जितना बनाना चाहेगा आप उस तरह से उसको टोर ममोर के बना पाएंगे। चलिए, तो किस गवर्नर ने ब्लू वाटर की पॉलिसी, जैसे शांत जल की नीति इसको कहते हैं, ये बनाने वाले फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है। ध्यान से सुनेंगे। अल्मीडा जो कि पुर्तगालियों के तरफ से पहला गवर्नर आता है, इसके बारे में हम बताए थे। अल्मीडा के बारे में, अल्बुकरक के बारे में सारी आपको बताए थे। इसके अलावा नूनो दी कुन्हा है, इन सब के बारे में। ये पुर्तगाली गवर्नरों में ये सब अच्छे अच्छे गवर्नर में आते हैं जिनके कार्यकाल से अलग अलग चीजें हुए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बाकी इसके अलावा और भी हम गवर्नरों के नाम लिए थे, मार्टिन डिसूजा के नाम लिए थे, उनके टाइम में संत जेवियर आए थे भारत में। तमाम तरह की चीजें हम लोग आपको पढ़ाते चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटे। बाकी सही जवाब जो है वो आपका ए ऑप्शन, ब्लू वाटर की पॉलिसी। इसमें हम लोग पढ़ा दिए थे, आपको याद आ रहा होगा आपको कि अरब सागर के तमाम क्षेत्रों पर जहां जहां से भारत में समुद्री मार्गों से आया जाता है उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना मुख्य रूप से पुर्तगालियों का मकसद था, है ना। मतलब व्यापार करते करते लूटने का इनका विचार आ गया, एकदम लूटना भी शुरू कर दिया और पुर्तगालियों का पतन का कारण भी रह जाएगा। तो बताएंगे कि पुर्तगाल के किस शासक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था। तो भारत से व्यापार करने के लिए पुर्तगाल के जो राजा है जिनका नाम डॉन हेनरी है, और खोज के कारण इन्हें कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, और कंपास के खोज किए थे, दिशा सूचक यंत्र है ये। तो चलिए, इतनी बातें आजकल के काफी है और हमें लगता है उधर में आपको क्वेश्चन करा दिए। इधर का 10 क्वेश्चन है, ठीक है, और उधर आपका शायद लगता है 27 में 7 ही कराए होंगे, तो ज्यादा नहीं। 17 प्रश्न 17 प्रश्न टोटल आपको आज के सीरीज में हम कराएं। तो आपको कमेंट करके बताने जरूर है कि 17 में से जो है वो कितने सवाल आपके सही हुए और कितने गलत हुए। और एक आपको प्यारा सा प्रश्न जब हम आपको पुर्तगाली पे करा दिए हैं, तो जो बैच लेके पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, तो आपको एक प्यारा सा जवाब देकर के जाना है कि कौन एक ऐसा पुर्तगाली यात्री है। ध्यान से सुनेंगे, कौन एक ऐसा पुर्तगाली यात्री है जो 1500 ईस्वी में भारत आता है। ध्यान से सुनेंगे, और 13 जहाज लेकर के, 13 जहाज उसमें मसाला बारूद सब लेके आता है और व्यापार भी करता है, मारधार करके अरब के व्यापारियों को ठीक करके जाता है। और वही वो ऐसा व्यापारी है जो ब्राजील का भी खोज किया था। ध्यान सुनेंगे, मतलब 1500 ईस्वी में वो ब्राजील भी गया था, ब्राजील का खोज भी किया था, और फिर ये गुलामी बगानों में काम कराने के लिए ये दास प्रथा की भी शुरुआत करता है। लेकिन अभी ये याद रखिए कि ब्राजील के खोज किया था, 1500 में भारत में भी आया था, 13 जहाज लेके आया था। वो आदमी का नाम आपको बताना है जो पुर्तगाल का ही एक यात्री। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और आप चाहते हैं कि सीरीज एकदम देखें तो आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हम लोग। तो जीके जीएस के सीरीज को आप चाहे तो चैनल के अंदर में जाकर के और प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। किसी तरह से हमसे कोई खामी अगर गलती हो गई तो बार बार बोलते हैं कि आप प्यारा सा कमेंट करके आप हमें सुझाव दे देंगे। जल्दी जल्दी बोलने के क्रम में कुछ चीजें अगर मिस हो गई होंगी तो उसके लिए माफी चाहते होंगे, और आप कमेंट करके जरूर सुझाव देंगे, है ना। किसी भी तरह का विचार है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़े, और हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।